आज बिहार एक ऐसी स्थिति में है जहां पे बिहार का कोई भी मुद्दा आप उठा लीजिए, वहां बिहार और हर बिहारी संघर्ष कर रहा है। अब संघर्ष तो युवा ही करेगा, कोई बुजुर्ग बुजुर्ग को तो अब आगे कर नहीं सकते। आ जाइए आप संघर्ष करिए। इसलिए युवा संघर्ष यात्रा है, लेकिन मुद्दे जो है वो सर्वांगीण है और ये बिहार के हर तबके को टच करता है। आप देख रहे हैं केवल सच। आप सभी को नमस्कार। जैसा कि आपको पता है कि 19 जनवरी 2025 से एलसीटी घाट पट्टा, वहां से जो बिहार सत्याग्रह आश्रम है, तो वहां से प्रशांत जी ने इस जन सुराज युवा संघर्ष यात्रा को विदा किया था, जो कि पूरे बिहार जानी है। करीब 20,000 किलोमीटर का ये प्लान्ड यात्रा है और यहाँ पे ये प्रयत्न है कि हर प्रखंड पहुंच सके, विधानसभा पहुंच सके और ज्यादा से ज्यादा लोगों को एक्टिवेट कर सके जनसुराज के लिए, जो डेडिकेटेड हमारे लोग हैं और हमारे नेता हैं। अभी तक की यात्रा में हमने हमारा 5वां जिला है जहां से हम निकले थे पटना से। वहां से अरवल, जहानाबाद, गया होते हुए हम लोग औरंगाबाद पहुंचे हैं और यहाँ तक अब तक की जर्नी हम लोग करीब 850 किलोमीटर हम चल चुके हैं और इसमें 49 ब्लॉक्स प्रखंड हम लोग कवर किए हैं और करीब 27 विधानसभा हमने कवर किए हैं। और आगे की जर्नी यहाँ से हम जाएंगे रोहतास, रोहतास से फिर कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, उसके बाद हम जाएंगे सिवान, गोपालगंज और पश्चिमी चंपारण जाके वहां पे, जहाँ पे हम उम्मीद करते हैं कि तुषार किशोर जी भी हमारे इस यात्रा में ज्वाइन करेंगे। जहां से उन्होंने अपनी पद यात्रा शुरू की थी, वहां जाके हमारे इस यात्रा का पहला चरण कंप्लीट। पूरे यात्रा का क्या उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य क्या है? जी देखिए, इस पूरी यात्रा का इसका नाम है युवा संघर्ष यात्रा। तो जनसुराज युवा संघर्ष यात्रा इसलिए कि आज बिहार एक ऐसी स्थिति में है जहां पे बिहार का कोई भी मुद्दा आप उठा लीजिए, वहां बिहार और हर बिहारी संघर्ष कर रहा है। अब संघर्ष तो युवा ही करेगा, कोई बुजुर्ग बुजुर्ग को तो अब आगे कर नहीं सकते। आ जाइए आप संघर्ष करिए। इसलिए युवा संघर्ष यात्रा है, लेकिन मुद्दे जो है वो सर्वांगीण है और ये बिहार के हर तबके को टच करता है। अभी देख लीजिए ये यात्रा कहाँ से कैसे शुरू हुई। प्रशांत किशोर जी की 2022 से जो पद यात्रा शुरू हुई थी, तो वो अभी चल ही रही है वो, लेकिन इसके बीच में अभी जो स्टूडेंट्स के साथ, अब जो परीक्षार्थियों के साथ जो लोकतंत्र की हत्या होते हुए आपने देखा है पटना के रास्तों पे, बच्चे जब अपना हक मांग रहे थे, जो 17वीं बीपीएससी वाले, उन्हें दौड़ा दौड़ा के उनको समझाया गया कि आप लोकतंत्र में नहीं, आप एक लाठी तंत्र व्यवस्था में रह रहे हैं। तो इसके भी विरोध में ये जरूरी हो गया था कि इनकी बात, जिस सपने को लेके माँ बाप बच्चों को भेज रहे हैं कि जाइए पटना, हमारे और अपने और परिवार के सपने को पूरा करिए, वहां पे सरकार एक संवेदनहीनता दिखाते हुए पीट रही है। तो इस बात का संघर्ष है, ये मुद्दा उठना चाहिए। साथ ही जो जन सुराज का आपने देखा होगा कि हम कहते हैं बार बार कि जन सुराज आएगा, ये 5 चीज हो जाएगा। ये पांचों बात का संघर्ष है कि जो शिक्षा की व्यवस्था टूट पड़ी है, या किस तरह से बेहतर शिक्षा व्यवस्था हम क्रिएट कर सकते हैं कि गरीबी के चक्र से बच्चे अपने परिवार, अपने गांव, बिहार को निकाल सके। दूसरा जो मुद्दा है जिसपे ये हमारा यात्रा चल रहा है, जिस संघर्ष की बात कर रहे हैं, वो है पलायन रोक के युवाओं के लिए रोजगार, स्वरोजगार की किस तरह से व्यवस्था की जा सकती है, इस पे संवाद स्थापित करना है। तीसरा बड़ा मुद्दा जो है वो है कि हमारे जो बुजुर्ग हैं, जिनको 400 रुपए के नाम पे, पेंशन के नाम पर आप उनको भीख समान उनकी ट्रीटमेंट हो रही है, उस बात को उनको समझाया जाए कि उनका हक बनता है कि कम से कम 2,000 रुपए आज के वक्त में हमारे बुजुर्गों के हाथ में पहुंचना चाहिए। जन सुराज की अगर सरकार आती है तो किस तरह से ये 2,000 का वृद्धा पेंशन उनके पास पहुंचेगा। चौथा जो चीज है वो है महिला सशक्तिकरण से रिलेटेड है कि महिलाओं के हाथ में पूंजी, कम ब्याज दर में उनके हाथ में कैसे पूंजी पहुंचाया जाए कि महिलाएं या तो अपने पैरों पे खड़े हो, या उनकी मदद से उनके घर के कोई पुरुष, उनके बेटे, उनके भाई, उनके पति कोई भी एक रोजगार, स्वरोजगार की योजना शुरू कर सके, जिससे कि परिवार गरीबी के जंगल से निकल सके। और पांचवा जो मुख्य मुद्दा है जिस संघर्ष की बात हम कर रहे हैं, वो हमारे किसानों से रिलेटेड है कि आज यहाँ पे किसान सिर्फ कमाने की नहीं, सिर्फ खाने की खेती करता है कि किसान से काम करके सिर्फ 2 वक्त का रोजी रोटी चल जाए तो वो काफी है। उस किसान की का आय कैसे हम दुगना या बढ़ा सकते हैं, जिस तरह से किसान जाके हरियाणा, पंजाब में हरित क्रांति ला सकता है, बिहार में कैसे ला सकता है, नकदी खेती कैसे कर सकते हैं, इसका प्रयोजन है। ये 5 मेन मुद्दे हैं जो संघर्ष का है। साथ में जो ज्वलंत मुद्दा है वो भ्रष्टाचार को रोकने का, क्योंकि जिस तरह से भ्रष्टाचार सरकार में, शासन और प्रशासन दोनों में व्याप्त हो चुका है कि आज आप छोटे से छोटे काम करने जाते हैं, वहां पे भी आपको इसका शिकार होना पड़ता है। इसको लेके लोगों के बीच में जागरूकता जगाने का प्रयत्न है और ये संवाद स्थापित करने का प्रयत्न है
कि उनका हक, बिहार का हक बनता है कि ईमानदार और मजबूत सरकार बिहार को। ऐसी कई पार्टियां हैं जो हमेशा आती हैं। पलायन रोकने के लिए कोई योजना? जी, पलायन रोकने के लिए जैसा हमने बताया कि जैसे सरकार आती है, सबसे पहली बात हम ये करने वाले हैं कि यहाँ पे बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट खड़े होंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको शुरुआत में बताएं कि मान लीजिए ब्लॉक पे हम जब बात करें कि नेतरहाट मॉडल का स्कूल एग्जाम्पल के लिए हर ब्लॉक में शुरुआत होगा, तो इतना बड़ा अगर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम शुरू होगा, हर ब्लॉक में इमीडिएटली काफी काम क्रिएट होगा। इसके अलावा जो हमारा मनरेगा का स्कीम है, उसको हम बढ़िया से कैसे जमीन पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इस पे काम होगा। साथ ही हम किस तरह से पूंजी पहुंचा सकते हैं युवाओं के हाथ में कि उस पूंजी के दम से वो जहां पे है वहीं पे 10, 12, 15 हजार का अपना कारोबार वो शुरुआत कर सके। ये इमीडिएट प्लान है। और बाकी जो है कि जिस तरह से यहाँ की इकोनॉमिक बूस्ट करेंगे, जिस तरह से हम आर्थिक व्यवस्था को बेहतर करेंगे, जिस तरह से रुकी हुई जहाँ पे मतलब कहाँ जाके फंस गया है, जैसे कि इकोनॉमी आप देखेंगे तो आप कुछ भी करने जाते हैं तो इस भ्रष्टाचार के तंत्र में फंस चुका है, उसको जैसे आप अनलॉक करते हैं तो यहाँ पे इकोनॉमिक पॉसिबिलिटीज बहुत खड़ी होंगी, जिसपे हमारे युवाओं को इमीडिएटली मतलब विद इन फ्यू मंथ्स उनको काम मिलना शुरू हो जाएगा। क्या लगता है सर कि बिहार में जातिवाद से हट के देखिए बिल्कुल हटके होगा, क्योंकि सभी कहते हैं इस बात का, तो मुझे लगता है कि जन स्वराज अब एक ऐसी राजनीति ला रहा है जो कि अब समीकरण पे बेस्ड नहीं होगा, समावेश पे बेस्ड होगा। तो जन स्वराज की नई राजनीति और बिहार की राजनीति समीकरण आधारित नहीं, समावेश आधारित होगा। और ये जब हम मुद्दे, ज्वलंत मुद्दे और मजबूत मुद्दे हम समाज के सामने रखते हैं, बिहार के सामने रखते हैं, लोग इस बात को समझते हैं कि उनका वोट सिर्फ सरकार बदलने के लिए, एमपी एमएलए बदलने के लिए नहीं होता है, उनका भविष्य बदलने के लिए हो सकता है, बच्चों की तकदीर बदलने के लिए हो सकता है, उनके वोट से बिहार बदल सकता है। तो जाति से उठकर जरूर वोट देंगे, बशर्ते उनको इस बात को कोई समझा सके, जिसको जन स्वराज सफलतापूर्वक कर रहा है। कई राजनीतिक पार्टियों के द्वारा ऐसे मतलब आपके द्वारा जो 5 संदेश है, जो संघर्ष है, जी, ऐसे कई राजनीतिक पार्टियों द्वारा ऐसा पूर्व में भी बताया गया है, दिया गया है, उनके मैनिफेस्टो में भी आया है, जी, लेकिन वो कार्य पूरा नहीं हुआ है। तो ऐसे में आम जनों को कैसे विश्वास होगा जन स्वराज यह कार्य पूरा करे? इसमें दो चीज है। पहला आप देखिए कि जन स्वराज का जो फॉर्म है, जो इसका कंटेंट है, जन स्वराज पार्टी बनाए हैं और हम जैसे लोग और बहुत सारे ऐसे लोग साथ में जुड़े हुए हैं जो कि दे आर नोन टू डिलीवर देयर वर्क्स, अपने काम को मतलब सक्सेसफुली डिलीवर करने के लिए जाने जाते हैं। तो पहली बात कि जिस तरह के लोग जन स्वराज पार्टी में जुड़े हैं, जिस तरह के लोग इनका संचालन कर रहे हैं, उनसे आप डेफिनेटली ये आशा रख सकते हैं, विश्वास रख सकते हैं कि वो उस काम को डिलीवर कर सकते हैं, एग्जीक्यूट करने की कैपेसिटी है, काबिलियत है। दूसरी बात कि आपने सही कहा कि बाकी लोग भी इस तरह के वायदे किए और काम नहीं किए। तो देखिए अब ऐसा हालत हो चुका है कि जितने भी तरह के लोग हैं सबको जनता ने देख लिया, समझ लिया, हर दवाई खा लिया, काम नहीं हुआ, उल्टा रिएक्शन हो गया है। तो अब लेकिन अब मान लीजिए कि जन स्वराज एक नया दवाई के रूप में आया है, लेकिन इस तरह से अब मतलब कैंसर ग्रसित मान लीजिए समाज हो चुका है कि आज आपके पास ऑप्शन क्या है। तो एक जब अगर नया दवाई मार्केट में आ रहा है जो कि कह रहा है कि हो सकता है इससे ठीक हो जाए, हो सकता है ना हो, लेकिन ये भी तो चांस है कि ठीक हो जाए। तो इसीलिए हम लोग कह रहे हैं कि भैया टेस्ट तो करके देखिए। 35 साल से फंसे हुए हैं हम लोग, एक सारे लोग आ रहे हैं इसमें जुड़ रहे हैं, सही लोग, सही सोच, सामूहिक प्रयास की बात करें, टेस्ट करके देखते हैं, नहीं कर पाएंगे तो 5 साल बाद तो फिर चुनाव आएगा, आपके पास ये ऑप्शन रहेगा कि आप फिर से मैंडेट मत दीजिएगा अगर हम लोग डिलीवर नहीं कर सकते। कई राजनीतिक पार्टियों के प्रमुखों के द्वारा प्रशांत किशोर जी को राजनीतिक व्यापारी के तौर पे कहा जाता है, और जबकि उन्होंने ऐसे कई लोगों को बढ़ाया है, ऐसा क्यों कहा जाता है? ये समझ की कमी है ना। एक राजनीतिक विशेषज्ञ को है ना, राजनीतिक व्यापारी कोई कहे तो ये उनकी समझदारी की कमी है। और मुझे लगता है कि सही शब्दों के अभाव में वो ऐसा शब्द कह देते हैं। और बहुत दुर्भाग्य है कि ऐसे नेता हमारे समाज में है और हमारे बिहार को चला रहे हैं, जो मुद्दों को छोड़ के लोगों के बारे में बात करना ज्यादा पसंद जन स्वराज की इस बार कितना आएगी? 243 सीट पे हम लोग पूरे दमखम से लड़ेंगे, ईमानदारी से लड़ेंगे। और कितनी सीट आएगी ये बिहार की जनता तय करेगी, ये जन स्वराज नहीं तय करेगा। जन स्वराज अपना काम करेगा। नहीं, उम्मीद तो देखिए 243 पे हम लड़ रहे हैं, तो आपको क्या लगता है किसी की भी उम्मीदवारी कोई भी नॉमिनेशन करेगा हारने के लिए? बाकी पार्टियां तो दावा करती है कि हम कितना आ रहा है। नहीं, हम दावा कर रहे हैं इस बात का कि हम 243 सीट मजबूती से लड़ेंगे। हम इस बात का दावा कर रहे हैं कि 243 सीटों पे हम पूरी तरह से फाइट देंगे। और हम इस बात का दावा करते हैं कि अगर जनता ने चाहा तो शायद 243 सीट जीत जाए। जनता के साथ साथ इस पर जो सीट का बंटवारा हुआ सर, ऐसा जैसा कि आप जानते हैं सर कि सीटों के बंटवारे में पैसे की बहुत बड़ी खेल होती है जी पार्टियों। तो ऐसे में जन स्वराज कैसे टिक पाएगी? नहीं, ऐसा नहीं होगा। जन स्वराज पार्टी जो है इसी बात पे चल रही है कि जो सही मजबूत लोग हैं वो साथ
जुड़ रहे हैं जनसुराज के साथ, और जो हमारे मान लीजिए कमजोर तबके से आ रहे हैं, जो कि होता है जिसके पास न संसाधन है न संगठन है, लेकिन वो फिर भी समाज के लिए काम करना चाहता है, जुड़ना चाहता है, उसमें अगर सिंसियरिटी है, अगर पात्रता है ऐसे कैंडिडेट्स में, तो जनसुराज अपना संसाधन और अपना संगठन दोनों का बल उनके पीछे लगाएगी। वो उनके लिए ऐसा नहीं होगा कि आपके पास पैसे नहीं है तो आप समाज के लिए काम नहीं कर पाएंगे। तो जनसुराज इसी मायने में बाकी पार्टी से अलग है। एक आपसे पर्सनल सवाल है कि आप इंडिया के सबसे बड़े जॉब से आईपीएस से रिजाइन करके जनसुराज में शामिल हुए हैं। ऐसे में आपको एक आप सर्विस भी कर चुके हैं और अभी राजनीतिक तौर पे यात्रा कर रहे हैं। ऐसे में दोनों में क्या फर्क है? ऐसे में युवाओं पे एक और मैसेज आ रहा है कि क्या जॉब से अच्छा राजनीतिक है या राजनीतिक से अच्छा जॉब? देखिए, दो चीज कि फर्क ये महसूस हो रहा है मुझे कि मैं अब डायरेक्टली होता है कि लोगों से एक साधारण जनता की तरह मिल सकता हूँ, लोग भी मुझसे आसानी से खुल सकते हैं, और क्योंकि ये मेरा जगह है, मैं बिहार का हूँ और इसके जो इश्यूज हैं ये मेरे घर के भी इश्यूज हैं, तो मैं अब उन पे डायरेक्टली चोट कर सकता हूँ। मैं मजबूर नहीं हूँ कि मैं सरकार की भाषा बोलूं, मैं मजबूर नहीं हूँ कि गलत पॉलिसीज का भी मैं प्रोटेक्ट करूं, अब मजबूर नहीं हूं कि मैं जो सही करने का जो दायरा है उसको मैं सीमित अपने पद या पदवी के हिसाब से रखूं। तो ये सारी चीजें हैं जो अलग करता है मेरा राजनीतिक और जो प्रोफेशनल जो आईपीएस की लाइफ थी। दूसरा, मैं बच्चों से यही कहूंगा कि पहले आप बनिए तो सही, आप पहले बनेंगे उसके बाद ये फैसला करने का आपके पास हक होगा कि आपको क्या करना है। अपने आप को जीवन में बिना प्रूफ किए अगर देखिए राजनीति करिए, लेकिन ऐसा राजनीति मत करिए कि लोग कहे कि अच्छा बच्चा इससे कुछ हुआ नहीं लाइफ में तो ये राजनीति करने लगा। अब मेरे राजनीति करने का आप उद्देश्य समझिए। अगर बिहार सशक्त होता, मजबूत होता, सब बढ़िया चल रहा होता, बिलीव मी आई लव माय यूनिफॉर्म, मैं कभी आईपीएस नहीं छोड़ता। मैं तो आज भी कहता हूँ कि फिर से जन्म लूंगा, फिर से आईपीएस ऑफिसर बनूंगा, लेकिन क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मेरी मिट्टी, मेरी माँ की पुकार, मेरे वर्दी और मेरे पर्सनल करियर से कहीं ज्यादा था। अगर मेरा जमीर जाग गया है, मेरा जमीर कहता है कि नहीं, एक बड़ी जिम्मेदारी तुम्हें लेनी चाहिए, अपनी मिट्टी के लिए काम करना चाहिए, मैं इसलिए आया हूँ। तो इसीलिए मैं सबसे यही निवेदन करूंगा कि पहले जिस सपने को लेकर आप आगे बढ़े उस सपने को पूरा करिए, बीच में किसी बहाने से उसको कॉम्प्रोमाइज मत करिए। मैं आईपीएस बना तब मैं आईपीएस छोड़ सकता था, आप पहले बनिए जो बनना चाहते हैं, फिर छोड़िए उस बात को, तो उस बात में गरिमा रहेगी। लेकिन ये बता दूं कि आप आईपीएस की जो नौकरी है, जो सर्विस है, इनफैक्ट नौकरी तो है नहीं, सर्विस है, आपको बहुत अपॉर्चुनिटी देती है काम करने के लिए। बस हाँ, अब मेरा क्या है कि मैं चाहता हूं 2 कदम और आगे बढ़ के करना, जहां पे उसके बंदिशें होते हैं कंडक्ट रूल्स के, उससे आप नहीं कर सकते, इसलिए मैं इस तरफ आया हूं। लेकिन सबको इसमें आने की जरूरत नहीं, मैं आ गया हूं, आप लोग ठीक से ज्वाइन करिए और अच्छे से मजबूती से काम करिए, हम लोग सिस्टम बेहतर कर देंगे ताकि आपको अब नौकरी ना छोड़नी पड़े। युवाओं से क्या अपील करना चाहते हैं? मैं युवाओं से यही अपील करना चाहता हूँ कि देखिए, एक जीवन है, उसको श्रेष्ठ जीवन बनाइए, और आप जिस काम को हाथ में उठा लेते हैं उसको जब तक कंप्लीट मत करिए, रुकिए मत। वो सपने देख के माँ बाप ने आपको बड़ा करा है, आपको पढ़ाई लिखाई करा रहे हैं, आपको सुविधाएं देते हैं, उन सपनों को जरूर पूरा करिए, सपनों से कभी कॉम्प्रोमाइज मत करिए। जिस चीज के लिए, फिर से बता रहा हूँ, जिस चीज के लिए निकले हैं, आधे रास्ते में अगर आप छोड़ रहे हैं तो आप बिलीव मी, यू विल बी कॉल्ड अ लूजर, डोंट बी दैट। थैंक यू।